घोषणा करो। आपने केंद्र सरकार से मांग करी थी जांच के लिए और आरोप लगाया था 33 महीने का, आवंटन मिला था 28 महीने का। उठा करके उस जो शिकायत पत्र था उसको कचरा की टोकरी में डाल दिए। सेंट्रल की टीम ने कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि सब ठीक है और इसमें और ज्यादा हमको इन सब योजनाओं में मॉनिटरिंग की जरूरत है, इसको करना चाहिए। एक बात, कोविड जैसे पीरियड में जहां लोगों के सामने खाने की दिक्कत, परिवार पालने की दिक्कत, लॉकडाउन, उस समय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस सिस्टम, यहाँ की जो नीति थी, उसका वजह है कि लोगों ने घर बैठे मजे से लॉकडाउन काटे। पूरे कोविड पीरियड में किसी को भी खाने की कमी नहीं हुई। एक सिंगल कोई आरोप लगा दे कि कहीं भूख से मौत हुई। पूरे प्रदेश में लोगों ने खूब शासन की योजना को तारीफ किया है, मजे से लॉकडाउन काटा है। किसान खुश हैं? किसान खुश है, यहां के आम जनता खुश है, खाने की किसी को कमी नहीं है। आज पूरे प्रदेश में पूरे देश में इनके समय का और हमारे समय का राशन कार्ड देख लीजिए, जमीन आसमान का। इनके समय 58 लाख कार्ड, हमारे समय 74 लाख कार्ड, और खाने की किसी को कमी नहीं। आज दिक्कत में सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि आरोप नहीं लगा पा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। कोई इनके एक आदमी नहीं बोल रहा है कि हमको राशन नहीं मिला। अगर राशन नहीं मिला होता तो लोग खड़े होते, जांच वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो जाती जो इनके समय था। आज तो आज किसान, अगर यहाँ के आम नागरिक के साथ साथ किसानों की बात देखें, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, हमें यहाँ के धान के कटोरा के मालिक इनके 15 साल में कितने क्राइसिस में थे। कभी इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, कभी इन्होंने 2500 रुपये धान नहीं खरीदा। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद लगातार, इनके समय कितने किसानों का लोगों ने धान खरीदा था? 12 लाख, 15 लाख। और हमारे आने के बाद किसानों की संख्या में खरीदी को लेकर क्या आप हमेशा आक्रामक रहते हैं? जी, जो काम सपोर्ट नहीं करते, जो काम किया है वो बोलेगा, जो काम किया वो बोलेगा, जो नहीं किया हो वो डरेगा। इसलिए मैं खुले चुनौती तो बोल रहा हूं। पर अभी बीच में आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को जो आरोप लगाते हैं बार बार भ्रष्टाचार को खुली चुनौती दे रहा हूं मैं कि आप आरोप सिद्ध कर दो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आप जो आरोप लगा रहे हो, अगर नैतिकता है तो घोषणा करो कि अगर आप सिद्ध नहीं होगा तो आप चुनाव नहीं लड़ोगे। पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, केंद्र ने सपोर्ट किया है। देखिए, ये तो बात की बात है कि आप कैसे उसको, आप अगर हमारे घर आए हैं तो आपका हम बेइज्जती करेंगे क्या? यहाँ तो अतिथि सत्कार की भावना छत्तीसगढ़ में देखी जाती है, अतिथि देवो भव। घर में आया है उसका तो कोई बेइज्जती नहीं करेगा। लेकिन एक बात आपने देखा होगा कि जो इस दुनिया से चला जाता है ना, उसको कोई खराब नहीं बोलता है, बोला अच्छा आदमी था चला गया। एक परंपरा रही है, और ऐसे ही अतिथि देवो भव का भी परंपरा है। कोई कला तो नहीं है? कोई कला तो नहीं है, आपसी कला? नहीं, कला क्या है? अगर आप कोई बाहर से आया है, हमारे लिए तो अतिथि है, उसका तो हम सत्कार करेंगे। नहीं, कांग्रेस में आपसी कला नहीं, लोग क्या है आपसी कला उसको बना देते हैं, जैसे आप जैसे लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके घुमा फिरा करते हैं, सीधे आदमी फंस जाते हैं। और अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए नहीं, वही तो बोल रहा हूं मैं कि आप लोग जो बुलवा दें, जो उसको प्रेजेंट कर दें, वो तो उन्होंने तो कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है और सीधे व्यक्ति हैं, और उन्होंने बोलचाल में शिष्टाचार में कह दिया, उसको इतना बात का बतंगड़ और इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए जैसे कि बढ़ा चढ़ा करके लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी बयानों की बात करते हैं। बहुत चर्चा में रहते हैं मेरी बयानों बात की वजह अधूरी से। रह गई है धान, मेरी बात अधूरी रह गई है। जी पूरी धान, मैं बोला कि धान के कटोरा के मालिक क्राइसिस में थे, हमने कर्जा भी माफी किया, 2500 रुपया में धान भी खरीदा। केंद्र ने आपत्ति किया तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान का कीमत हम दे रहे हैं। आप कंपेरेटिव, आप उसको कंपेरिजन करिए, प्रधानमंत्री जी भी अपने क्षेत्र में उतना नहीं दे पा रहे हैं अपने किसानों को जितना हम दे रहे हैं। और लगातार उसका रिजल्ट ये है कि यहाँ के किसानों की संख्या में वृद्धि, धान खरीदी में वृद्धि और रकबा में वृद्धि। इनके समय धान कितना खरीदी होता था? मुश्किल से 60-70 हजार अधिकतम
लाख टन। हमारा ओपनिंग 82 लाख मीट्रिक टन से हुआ था, दूसरे साल 84, तीसरे साल 92, और पिछले साल तो हमने खरीदा था 107 लाख मीट्रिक टन। इन साल तो और आगे जाएगा। तो टोटल बजट का 1/4 हम किसान मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों को दे रहे हैं। तो किसान तो यहाँ माला माल है और बाकी प्रदेशों में किसान का बेहाल है। तो किसान तो हम ही को चुनेगा, आदिवासी यहाँ पर खुशहाल है तो किसान आदिवासी तो हम ही को चुनेगा। तो इसलिए काम जो करता है वो बोलेगा। समर्थन मूल्य 3600, चुनावी स्टंट माने इसे? देखिए वो तो माननीय मंत्री जी ने उनको अब पूरा जोड़ घटाव करके बताया है, और मैं सोचता हूं कि वो गणित में बहुत तेज है और उन्होंने जो आकलन लगाया वो कहीं से गलत नहीं है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में किसान अगर सबसे ज्यादा खुशहाल है तो छत्तीसगढ़ में है। और सरकार पे, कांग्रेस पे अगर विश्वास कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो योजना है वो जो कुल आबादी का जो 85% लगभग किसान है उनके लिए योजना बना करके अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी योजना सफल है। यहाँ के किसान संतुष्ट है, यहाँ के आदिवासी संतुष्ट हैं, यहाँ के यूथ संतुष्ट हैं। तो आने वाला समय हमारे लिए तो बेहतर रहेगा। कितना आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? उतना ही जितना हम पिछली बार आश्वस्त थे। मैं मानूं जो आपका ये बयान था, कुछ दिन पहले आपने बयान दिया था कि अगर हम नहीं जीते तो मैं मूंछें मुंडवा लूंगा, आप उस पर कायम हैं? जी, मैंने तो उस समय कहा था, लेकिन वो लोग कहां गए? पर आपने अरे एक मैडम, एक व्यक्ति भी अगर उनके बात में दम था तो मतलब झूठ का पुलिंदा कितना चलेगा? अगर इतना जो सच्चाई है, जिसने काम किया है वो बोलेगा। हमने इसलिए अपने काम पे मुझे भरोसा था, इसलिए मैंने कहा था कि खैरागढ़ की चुनाव भी उपचुनाव था, उस समय मैंने कहा था जो लोग जीत का दावा कर रहे थे उनको कहा था कि अगर मेरी पार्टी नहीं जीतेगी, मैं वहां का इंचार्ज मिनिस्टर भी था, और कहा था कि अगर मेरी पार्टी नहीं जीतेगी तो मैं रिजाइन करूंगा, मूंछ मुड़वा लूंगा। फिर उस समय तो सब लोग क्विट कर गए। अभी भी चुनाव में जिन लोगों ने दावा किया था उन लोगों ने इसके बाद उस लाइन में एक शब्द बोला नहीं। जिनके बयान पे आपने ये बयान दिया था वो आपके साथ आ गए खुद? ऐसा तो नहीं उनके आने से बयान बदल गया? नहीं, अब देखिए क्या है कि वो सही का साथ देने वाले हैं। वो एक आदिवासी नेता है और आदिवासी बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलता है, वो इनोसेंट होता है, वो दिल का बहुत साफ होता है। और कहा गया है कि जो आदिवासी का दिल जीत लिया समझो कि दुनिया जीत लिया। और भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया है। उनका जब जब अवसर आया है, विश्व आदिवासी दिवस, पूरे देश और दुनिया के आदिवासी उस दिन खुशी मनाते हैं, उस दिन त्योहार के रूप में मनाते हैं, उस दिन उसको सेलिब्रेट करते हैं। और पिछले 15 साल तक हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने जिस दिन 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी मांगते मांगते थक गए, नहीं मिला। सरकार बदली, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने और बिना मांगे उन लोगों को छुट्टी दिया। ये होता है दिल जीतने की बात। और केवल उतना ही नहीं किया, आदिवासी संस्कृति को, आदिवासी कल्चर को, आदिवासी जो हमारी परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कराते हैं, जिसमें देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और 9 विदेशी मेहमान दल और कल्चर टीम उसमें भाग लेते हैं। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि आदिवासियों के त्योहार में, उनके कल्चरल प्रोग्राम में पक्ष विपक्ष, चीफ मिनिस्टर, अपोजिशन का लीडर, राष्ट्रीय नेतृत्व, राहुल जी, मीरा कुमार जी, तमाम जो सेंट्रल के लीडर थे एक साथ नाचते हुए नजर आए। तो आदिवासियों का भलमनाहट है सबको साथ में अपने साथ जोड़ने का, किसी के साथ फर्क नहीं करने का, और जो प्रेम से बोला उसी के साथ हो लिए। धर्मांतरण की बात कर लेते हैं। धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है और इस बार चुनाव में गरमाएगा भी। आखिर किस तरह से पार पाया जाएगा? देखिए, धर्मांतरण पे सेंट्रल एक्ट बना हुआ है, राज्य में भी उसके लिए इंप्लीमेंट के लिए कानून बने हुए हैं, और भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान है कि कोई भी गलत ढंग से प्रलोभन दे करके अगर इस तरह का कृत्य करेगा उनके खिलाफ कानून काम करेगी। और इस पे जिसने भी ऐसा किया उसके ऊपर कार्रवाई हुई है।
आदिवासी वोट बैंक की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि अगर हम बात करें अरविंद नेताम जी की तो अभी अभी छोड़कर चले गए हैं आपका साथ, तो क्या इससे कमजोरी पार्टी में आएगी क्या? देखिए, माननीय अरविंद नेताम जी हमारे पुराने नेता हैं और बुजुर्ग हो गए, और जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो हमारे धरोहर हैं। बहुत सारे उनके बात को हम बुरा नहीं मानते, लेकिन इम्प्लीमेंट भी गलत बात को नहीं करते। जैसे कि घर का बुजुर्ग अगर कोई गलत बोल दे तो क्या उनको घर से निकालते हैं क्या? हमने नहीं निकाला, हमने उनको कुछ नहीं किया, बल्कि वो खुद छोड़ करके चले गए। और नेताम साहब तो पता नहीं कितने पार्टी में जा चुके हैं, तो इसलिए उनकी बात की उतनी गंभीरता नहीं है। नंद कुमार साय जी आ गए, कमी पूरी मान ले, हम बैलेंस हो गया। देखिए, नंद कुमार साय जी में बहुत सारी ऐसी बात है जिसको वो सच्चाई को आत्मसात करने की क्षमता है। मुझे मालूम है कि जब डिलिमिटेशन हो रहा था और छत्तीसगढ़ में 5 ट्राइबल सीट कम हो रही थी, नंद कुमार साय जी एपोजिशन के में थे। उस समय वो सत्ता पक्ष में थे और हम एपोजिशन में थे। और जब हम लोगों की डेलीगेशन सेंट्रल में, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलने जाने की बात हुई, तो राजनीतिक जो दायरे है, राजनीतिक जो सीमा है, उससे ऊपर उठ करके वो हम लोगों के डेलीगेशन में गए और आदिवासी हित की बात वहां भी उन्होंने करी और मिसाल पेश किया। तो मैं कह सकता हूं कि एक अच्छे इंसान है और सत्य बात का वो आत्मसात करते हैं, साथ देने की साहस और क्षमता उनमें है। अमरजीत भगत जी को क्या लगता है, कहां पर कड़ा मुकाबला और कितना कड़ा मुकाबला बीजेपी के साथ होगा? देखिए, ये बात आपने जो बात कही है, जो हम महसूस करते हैं कि पूरे देश का जो मुखिया है वो इस समय उफान में है और इतने बड़े बहुमत के साथ वो सेंट्रल में है, और एक तरह से वो तानाशाहपूर्वक जो है, तानाशाही के साथ पूरा देश चला रहे हैं। बहुत सारे प्रदेश में चुनी हुई सरकार को उन्होंने बदल दिया और बहुत सारे ऐसे बात उन्होंने देश की जनता से करी थी जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाऊंगा, मुझे अवसर दीजिए, मैं 100 दिन में महंगाई कम करूंगा, मुझे अवसर दीजिए। और ना उन्होंने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, मुझे अवसर दीजिए। लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि इस देश में जीएसटी, इस देश में नोटबंदी और निजीकरण जैसे विषय को ला करके लोगों के सामने एक नया समस्या खड़ा कर दिया है। आज पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। इस देश में जो एकता और भाईचारा था वो आज खतरे में नजर आता है। ये कहीं कहते हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, कहीं बोलते हैं कि गौ हत्या बंद होगी, गौ मांस खाना बंद करो, लेकिन ये उन्हीं लोगों के पार्टनर हैं जो गौ मांस खाते हैं और बीफ बंद करने की बात नहीं करते हैं। जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां जाते हैं तो बीफ का और इसका समर्थन करते हैं। उसी प्रकार गोवा में इनका जो चीफ मिनिस्टर था बोलता बीफ बंद नहीं होगा, उनको समर्थन करते हैं। तो ये 2 तरह की बात एक देश में नहीं चलेगा। आपकी बात की विश्वसनीयता होनी चाहिए, आपकी बात की लोगों में एक भरोसा होनी चाहिए कि देश का मुखिया कह रहा है तो इसकी एक वजह है और विश्वसनीयता है। लेकिन आप अगर इन छोटी मोटी बात में, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, पुनः वही झूठ परोस के चले गए कि धान हम खरीदते हैं। ईश्वर को साक्षी मान के कहें कि धान हम खरीदते हैं, और मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूं कि हम धान खरीदते हैं और बैंक से लोन लेकर के खरीदते हैं। सर्व आदिवासी समाज चुनाव में खड़ा हो गया, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई, क्या लगता है आपको? देखिए, इस समय तो राजनीति में केवल एक दल नहीं है या 2 दल नहीं है, कई दल हैं और कई दल मिलकर के कई दल मैदान में है। क्या भारतीय जनता पार्टी है, बीएसपी है,
कम्युनिस्ट है, इनका जो आप पार्टी है, उसी प्रकार से ये नया पार्टी भी आ गया, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? ठीक। सनातन की बात करते हैं हम। सनातन को आप किस तरह देखते हैं? बयानबाजी आप लगातार देख रहे हैं, सियासत इस पे लगातार देख रहे हैं, आखिर क्यों सनातन को बीच में क्यों लाना? हरि अनंत हरि कथा भई अनंता, और कहत सुनत बहुविधि सब संता। धर्म के बारे में जितने विश्लेषण करेंगे और जितने आप विचार सुनेंगे, अलग अलग मत और अलग अलग समय में लोगों ने कहा, इसलिए इसके पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो आदिवासी विंग्स जाति से आता हूं, आदिवासी समाज से आता हूं, और बहुत हमको छल प्रपंच राजनीति आता नहीं है। जैसे हैं वैसे ही हैं, और जो प्रेम से कहा, जो प्रेम से बुलाया, उसी के साथ हो लिए। ठीक। अगर हम छापों की बात करें, ईडी की हम बात करें, लगातार इस पर कांग्रेस आवाज उठाती है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार होती है, बीजेपी की नहीं होती है, वहां पर ही छापे पड़ते हैं। देखिए, इसमें कोई बात यूं ही नहीं उठता है, कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। पूरे देश में जिन जिन प्रदेशों में गैर भाजपाई सरकार है, वहीं इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलती है। और जहां ईडी पहुंच जाए, जहां पर इनकम टैक्स पहुंच जाए, सीबीआई पहुंच जाए, तो लोग समझने लगे हैं कि यहां चुनाव होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जहां सीधे तौर पे मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहती है, तो उनसे अनुवांशिक संगठन के रूप में ये लोग काम करते हैं। इनको पुनः मैं देश के जो हुकूमत है उनको भी और बाकी एजेंसीज को भी पुनः मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश सबका है और सरकारें आते जाते रहती हैं। इस प्रकार की जो आप मिसाल पेश कर रहे हैं कदापि उचित नहीं है। इस देश के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर के लड़ा है, सभी ने खून बहाया है, सभी ने शहादत दी है। और अगर आज आप किसी को अलग करके देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, तो अपने आप में आप झूठा दिलासा और बेईमानी कर रहे हैं। ये देश में सभी को साथ लेकर के चलने की जो बात संविधान हमको कहता है, जिस बात की इजाजत देती है, उसका हमको अनुसरण करना चाहिए। और जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, बंद होना चाहिए। आप, एक कहावत है कि बोए खेत में फसल आम बांस का, तो कटहल कहां से होए, तो आम कहां से होए। तो जो जैसा फसल बोता है वैसा काटता है। तो जो मिसाल लोगों के सामने जो पेश कर रहे हैं ना, उदाहरण दे रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है। अच्छा करना चाहिए, अवसर बहुत कम मिलता है। अच्छा जब अवसर जब मिलता है तो अच्छा काम करना चाहिए, मिसाल पेश करना चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं देनी चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता देश के नागरिकों के प्रति है, उनके लिए अच्छी योजना लाएं, अच्छा उनके लिए अवसर प्रदान करें, देश को विकास के रास्ते में आगे ले जाएं। जी जी जी। देखिए, मैं आपके पास सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बस कुछ देर और हमारे बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले हैं और बहुत ही खास सेशन होने वाला है। सवालों के सवाल होंगे, कड़े सवाल होंगे, साथ ही साथ जवाब भी होंगे। बस कुछ देर और इंतजार करना होगा, मुख्यमंत्री हमारे बीच होंगे। आगे बढ़े हम। अमरजीत जी, जो राष्ट्रीय स्तर पर रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ, आखिर उसका क्या एजेंडा था? देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा भी होगा और